नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त खैनार हाजिर हूँ आपके सामने हैजेट सीरीज़ के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा हैजेट पार्ट 3 को। जिसने भी सीरीज़ के पिछले 2 पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पहले जाकर उन्हें देख लें ताकि आपको पूरी सीरीज़ अच्छे से समझ आए। जैसे कि पिछले पार्ट में हमें विक्टर क्राउली के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और इस वीडियो के एंड में भी हम क्राउली के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप न्यू व्यूवर हो, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमें आपकी मोटिवेशन और आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले फटाफट। दिल थाम के बैठना, बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। पिछले पार्ट में हमने देखा था मेरी बेथ ने क्राउली के चेहरे को शूट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे के चिथड़े उड़ गए थे। मेरी बेथ समझती है क्राउली मर गया और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं क्राउली फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। मेरी बेथ को वहाँ 2 हंटर्स की कटी हुई बॉडी मिलती है जिन्हें क्राउली ने एक चेनसो से काट दिया था। सडनली मेरी बेथ को फिर से क्राउली की चीखने की आवाज़ आती है और वो जल्दी से चेनसो स्टार्ट करने लगती है। चेनसो स्टार्ट हो जाती है, तभी क्राउली उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और हवा में लटका देता है। क्राउली का चेहरा बुरी तरह फट चुका था। मेरी बेथ अपना हाथ उसके चेहरे में घुसा देती है। दर्द के मारे क्राउली उसे छोड़ देता है और चलती हुई चेनसो पर जा गिरता है, जिसकी वजह से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। मेरी बेथ उसका बचा कुचा सर उठाकर जाने लगती है ताकि वो दोबारा से जिंदा ना हो पाए। चलते चलते वो स्वैम्प से बाहर निकल जाती है और शहर में पहुंच जाती है। वो कहीं और जाने के बजाय सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहाँ मेरी बेथ के शरीर पर खून लगा देखकर एंड एक हाथ में शॉटगन और दूसरे में किसी का कटा सर देखकर पुलिस ऑफिसर डर जाते हैं। वो मेरी बेथ को हिरासत में ले लेते हैं, पर वो किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं होती। वो सिर्फ इतना कहती है स्वैम्प पर सब लोग मारे गए। ये सुनकर शेरिफ फाउलर स्वैम्प पर एक टीम भेज देता है। ऑफिसर मेरी बेथ को नहलाने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है उसके शरीर पर सिर्फ छोटे मोटे घाव हैं एंड उसकी बॉडी पर लगा खून किसी और का था। शेरिफ मेरी बेथ से स्वैम्प के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में मेरी बेथ उसे पिछले 2 दिन की सारी बात बताने लगती है। शेरिफ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि इतने लोगों के मर जाने के बाद भी वो अभी तक जिंदा है, छोटे मोटे जख्म के साथ। शेरिफ विक्टर क्राउली की बात को भी झूठी बताने लगता है और मेरी बेथ को ही इन सब का गुनहगार मानता है। तभी दूसरा ऑफिसर उसे रेडियो पर कांटेक्ट करता है। वो बताता है स्वैम्प पर चारों तरफ लाश ही लाश हैं और वहाँ लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि ऑफिसर्स देखकर उल्टियाँ कर रहे हैं। शेरिफ उसी वक्त वेंसलो को स्टेशन का इंचार्ज साइन करके स्वैम्प की तरफ जाने लगता है। तभी शेरिफ की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है, जो विक्टर क्राउली के लिए पागल होती है और सालों से उसी पर रिसर्च कर रही होती है। वो शेरिफ को मना लेती है और मेरी बेथ से क्राउली के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी अमेंडा कहती है, इतने लोगों के मर्डर केस में तुम्हें फांसी हो सकती है और सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। ये सुनकर मेरी बेथ उसे सब बता देती है, जो कि पिछले 2 दिनों में उसके साथ हुआ था। वो 100% श्योर थी कि उसने क्राउली को मार दिया है। तभी अमेंडा उसे बताती है, पैरानॉर्मल वर्ड में इसे रिपीटर कहते हैं, जिसे हर हाल में वापस आना ही होता है। अमेंडा कहती है विक्टर क्राउली को कभी मारा नहीं जा सकता, मगर मेरी बेथ को अब भी यकीन होता है कि उसने क्राउली को मार दिया है। वहाँ स्वैम्प पर मेडिकल टीम पहुँच जाती है और बॉडीज को कलेक्ट करने लगती है। तभी हमें दिखाई देता है एंड्रो, जिसे आप पहले भी देख चुके हो, मगर इसका शॉन और जस्टिन से कोई कनेक्शन नहीं दिखाया। एंड एंड्रो पहले ही कह देता है सारे एशियन की शक्ल एक जैसी ही लगती है। वेरी फनी। उन्हें विक्टर क्राउली की डेड बॉडी मिल जाती है और वो उसे पैक करके एम्बुलेंस में ले जाते हैं। बाकी बॉडीज़ के मुकाबले क्राउली की बॉडी भारी होती है। बॉडी कलेक्ट करते करते उन्हें रात हो जाती है, मगर वो अभी भी सारी बॉडीज़ कलेक्ट नहीं कर पाए थे। रैंडी एम्बुलेंस में आराम से अपना काम कर रहा होता है, मगर वो इस बात से अनजान था कि अब उसका काम ख़त्म होने वाला है। जैसे ही वो अपना चेहरा घुमाता है, क्राउली शॉक देने वाली मशीन से उसका सर ही कुचल देता है। शोर सुनकर हैमिल्टन वहाँ चेक करने के लिए आता है। क्राउली एम्बुलेंस से निकलता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हैमिल्टन पूरी बंदूक क्राउली पर खाली कर देता है, जिससे क्राउली नीचे गिर जाता है। वो सोचता है क्राउली मर गया और वो अपनी जीप की तरफ जाने लगता है। क्राउली फिर से खड़ा हो जाता है। हैमिल्टन रेडियो पर इस बात की खबर देने ही वाला होता है, तभी क्राउली उसे पकड़कर मार देता है। विंसलो को सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती है। अमेंडा समझ जाती है क्राउली अभी भी जिंदा है और वो कहती है उसे पता है क्राउली कैसे मरेगा। वो विंसलो से मेरी बेथ को आज़ाद करने के लिए कहती है, लेकिन विंसलो उसकी बात नहीं सुनता। उधर क्राउली एक एक करके सभी ऑफिसर्स और पैरामेडिक्स को मार रहा होता है। विंसलो उनकी चीखें सुन पा रहा था। वो अमेंडा पर विश्वास करके मेरी बेथ को आज़ाद कर देता है। उधर शेरिफ भी अपनी टीम के साथ स्वैम्प पर पहुंच जाता है। सडनली वहाँ स्वैग टीम भी पहुंच जाती है, जिसका इंचार्ज ट्राइलो उस ऑपरेशन को हैंडल करने लगता है। एक ऑफिसर जिसका नाम कोरी था, वो अपने साथ एक RPG लाया था
सो एक टीम मिकेला उनसे पूछती है क्या वो डीआरएक्स को मारने आए हैं। तभी कोरी विक्टर क्राउली का नाम लेता है। वहाँ एमेंडा मेरीवेथ और विंसलो को लेकर किसी एबेट नाम के आदमी के पास जा रही थी। वो थॉमस क्राउली का इकलौता रिश्तेदार होता है और थॉमस क्राउली की अस्थियां उसी के पास थीं। अमेंडा का प्लान होता है कि क्राउली अपने डैड को ढूंढ रहा है एंड मेरीवेथ जो कि सैमसंग की बेटी है, वो अगर अपने हाथों से थॉमस की अस्थियां क्राउली को दे देगी तो वो चला जाएगा। मगर मेरीवेथ इस बात से साफ इनकार कर देती है। वो तीनों एबेट के घर पहुंच जाते हैं। अमेंडा उससे थॉमस की अस्थियां मांगती है मगर वो अस्थियां देने से बिल्कुल इनकार कर देता है। अमेंडा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो विंसलो की गन उस पर पॉइंट कर देती है और थॉमस की अस्थियां लेकर वो सभी वहां से चले जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज मिलती हैं। डेड बॉडीज का ये हाल देखकर उनकी भी हालत खराब हो जाती है। तभी झाड़ियों से कोई निकल कर आता है। वो एंड्रो था जो किसी तरह बच गया था। वो बताता है विक्टर क्राउली ने सबको मार दिया है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुन तभी टाइलर उसका रेडियो तोड़ देता है और कहता है वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अचानक झाड़ियों में चहल पहल होने लगती है। वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। बहुत देर फायरिंग करने के बाद टाइलर चेक करने के लिए जाता है जहां उसे एक रकून मिलता है। तभी सामने से क्राउली की आवाज़ आती है और वो सब पीछे हटने लगते हैं। वो क्राउली के घर तक पहुंच जाते हैं और एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं। तभी क्राउली पीछे से आता है और एक ऑफिसर को मार देता है। दूसरे ऑफिसर को वो एक हुक में फंसाकर अंदर खींचने लगता है। सभी क्राउली की तरफ फायरिंग कर रहे होते हैं लेकिन वो फिर भी ऑफिसर को खींच रहा होता है। शेरिफ आगे बढ़कर उसकी रस्सी काट देता है और उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन क्राउली ऑफिसर के मुंह में अपना हाथ डालकर अंदर खींच लेता है। टाइलर क्राउली को चारों तरफ से घेरने का ऑर्डर देता है और जैसे ही वो सब अलग होते हैं क्राउली एक एक करके सबको मारने लगता है। 3-4 ऑफिसर क्राउली को मिलकर मारने लगते हैं मगर वो एक ही झटके में सबको फेंक देता है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और वो एक एक करके सबको मार रहा था। उनकी गोलियों का क्राउली पर ज्यादा असर नहीं होता। अब टाइलर की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो सीधा क्राउली से भिड़ जाता है। वो टाइलर को कोई मौका नहीं देता और रीढ़ की हड्डी समेत उसका सर शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर कोरी अपना आरपीजी तैयार करता है और क्राउली की तरफ फायर करता है जिससे उसका घर ही ब्लास्ट हो जाता है। कोरी सेलिब्रेट करने लगता है लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि क्राउली अभी भी जिंदा है। क्राउली उसके हाथ पैर उखाड़ कर उसे मार देता है। मौका देख के शेरिफ एंड्रो मिकाएला एम्बुलेंस में खुद को लॉक कर लेते हैं और रेडियो की मदद से शेरिफ वहाँ मिलिट्री बुला लेता है। वो कहता है उन पर यहाँ बहुत से गैंगस्टर ने हमला कर दिया है। वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि कोई भी विक्टर क्राउली के बारे में यकीन नहीं करता। हमें एक और पैरामेडिक टीम का आदमी दिखाया जाता है जो किसी तरह अभी तक जिंदा होता है। वो एक बोर्ड तक पहुँच जाता है जिसमें पहले से ही बेंच छुपा हुआ होता है। एंड आप सीरीज शुरू से देख रहे हो तो आपको ध्यान होगा ये वही बंदा है जिसका फर्स्ट पार्ट में क्राउली ने हाथ उखाड़ दिया था। वो उस आदमी से हेल्प मांगता है तभी क्राउली बेन के सिर में हेजेट मारकर उसे खत्म कर देता है। सीरियसली गाइस, राइटर की सोच को सलाम तो बनता है। सीरीज की तीनों मूवी में पूरे 7 साल का गैप है लेकिन मूवी के स्टोरी के चलते ये तीसरा दिन था। राइटर ने मूवी के स्टोरी को आपस में इस तरह जोड़ा है जिसे देख के सच में लगता है ये एक उम्दा सीरीज है। बेन को मारकर क्राउली उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन क्राउली से पहले एक एलिगेटर उसे पकड़कर खा जाता है। उधर एम्बुलेंस में वो तीनों खुद को सेफ महसूस कर रहे थे। तभी क्राउली अपने बेल्ट सेल्डर की मदद से एम्बुलेंस को काटने लगता है। वो बेल्ट सेल्डर से एम्बुलेंस में एक होल बना देता है। एंड्रो के सामने एक हथौड़ा पड़ा था और वो उसे उठाने लगता है। तभी क्राउली उसका हाथ पकड़ लेता है। मिकाएला क्राउली पर हथौड़े से हमला करके एंड्रो को बचा लेती है। तभी अमेंडा विंसलो और मेरीवेथ के साथ क्राउली के घर तक पहुंच जाती है। अमेंडा जोर जोर से क्राउली को बुलाने लगती है। क्राउली उसकी आवाज सुन लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शेरिफ भी अमेंडा की आवाज पहचान लेता है और उसे बचाने के लिए एम्बुलेंस से बाहर निकल जाता है। तभी क्राउली बेल्ट सेल्डर से उसका चेहरा बुरी तरह घिस देता है। शेरिफ की गन मिकाएला के सामने गिर जाती है और वो उसे उठाने लगती है। तभी क्राउली उसे पकड़ लेता है लेकिन एंड्रो उसकी कोई मदद नहीं करता और चुपचाप मिकाएला को मरते देखता है। इन जैसे लोगों को कहते हैं भाई एहसान फरामोश। उधर अमेंडा क्राउली को बुला रही होती है और वो वहाँ पहुँच जाता है। अमेंडा मेरीवेथ के हाथ में थॉमस की अस्थियां दे देती है जिसे देखकर क्राउली शांत हो जाता है। मेरीवेथ उससे माफी मांगती है जो भी उसके डैड ने उसके साथ किया और थॉमस की अस्थियां उसके सामने रख देती है और अस्थियों को देख के ये बंदा पहली बार बोलता है। क्राउली अस्थियां उठाने लगता है लेकिन विंसलो को रखता है वो मेरीवेथ को मारने वाला है।
और वो क्राउली को शूट करने लगता है। वो पूरी 2 मैगजीन क्राउली पर खाली कर देता है और सोचता है वो मर गया। तभी क्राउली खड़ा होता है और अपने हाथों से ही उसके 2 टुकड़े कर देता है। अमेंडा जल्दी से अस्थियां उठाकर मेरीबेथ के पास फेंकती है और दोबारा उसे देने के लिए कहती है। तभी क्राउली अमेंडा को पकड़ लेता है और वो भी उसके हाथों मारी जाती है। कहते हैं ना भाई, किसी को शिद्दत से चाहो तो वही तुम्हारी मारने के लिए लग जाता है। ये बात अमेंडा पे फिट बैठती है। जिस शख्स पर वो सालों से रिसर्च कर रही थी वही उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब क्राउली मेरीबेथ को एक टहनी में अटका देता है और उसे मारने ही वाला होता है। सडनली मेरीबेथ अस्थियों का मटका उसके सर पर मारती है, जिससे क्राउली के डेढ़ की राख उसके शरीर पर गिर जाती है और उसका शरीर गलने लगता है। वो बुरी तरह से पिघलने लगता है। मेरीबेथ टहनी तोड़कर किसी तरह नीचे गिर जाती है और शॉटगन उठा के उसके दोबारा जिंदा होने का इंतजार करती है, लेकिन इस बार वो फिर से जिंदा नहीं होता और वो बची हुई क्राउली की बॉडी को भी उड़ा देती है। यहाँ हम देखते हैं क्राउली को फाइनली मरा हुआ दिखा दिया है। मेरीबेथ की भी हालत खराब होती है। तभी वहाँ मिलिट्री पहुँच जाती है। एंड के सीन में हमें मेरीबेथ की सांसें रुकती दिखाई जाती है और यही मूवी एंड हो जाती है। तो फाइनली यहाँ विक्टर क्राउली मर जाता है, लेकिन आपके दिल में भी एक डाउट तो ज़रूर होगा, जब क्राउली मारा जा चुका है तो इसका 4th पार्ट कैसे आया। आपका ये सस्पेंस तो पार्ट 4 देखने के बाद ही ख़त्म होगा। मेरीबेथ मारी जाएगी या बचेगी ये भी अगले पार्ट में पता चलेगा। थोड़ा सस्पेंस भी ज़रूरी होता है ना मामू। तो अब टाइम है आपके डाउट क्लियर करने का, जो कि आपके मन में ज़रूर आए होंगे। फर्स्ट, क्राउली एक घोस्ट था तो वो दिखाई कैसे देता था? बिकॉज वो कोई आम घोस्ट नहीं था। क्राउली एक शराब का नतीजा था जो मरते वक्त थॉमस की वाइफ ने नर्स को दिया था, इसलिए मरने के बाद भी क्राउली की आत्मा को शांति नहीं मिली। सेकंड, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्राउली मरने के 10 साल बाद ही क्यों अपने फादर को ढूंढ रहा था। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्राउली के मरने के बाद थॉमस 10 साल तक उसी घर में रहता था। तो उस टाइम क्राउली अपने डैड को ढूंढता है, इस बात का कोई सेंस बनता ही नहीं है। बिकॉज हर टाइम उसका डैड उसके सामने ही रहा करते थे, उसके घर में। और जब थॉमस मरा था तो उसके रिश्तेदार उसका अंतिम संस्कार करके अस्थियां भी अपने साथ ले गए थे, जिसकी वजह से क्राउली को अपने फादर दिखाई देने बंद हो गए और वो उन्हें ढूंढने लगा। तो गाइस, वीडियो पे लाइक कमेंट तो बनता है ना, एंड एक छोटा सा काम कर दो ना भाई लोग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमें आपकी मोटिवेशन और आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले फटाफट। गुड बाय गाइस।